गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ देखेंगे 3D का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम जो चल रहा है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं दो चार क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, दिल्ली सीबीएसई का। क्या दिया हुआ है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 -1 एंड पैरेलल टू दिस लाइंस। ऐसा इक्वेशन निकालना है लाइन का, वेक्टर फॉर्म में वो इक्वेशन निकालना है लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। जो मेन फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, उस फॉर्म में पहले इसको लिख लो, फिर आगे समझाते हैं। सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा ढंग से लिख लो। अगर हम 5 कॉमन लेंगे यहां पे तो हो जाएगा x - 5। ठीक है, अगर इस दोनों में से हम -7 कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना, इसमें से -7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? -7 अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो y लिखाएगा, और +14 में से -7 कॉमन लेंगे तो -2 लिखाएगा। और यहां से भी हम 35 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप कॉमन क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लाइन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, x - x1/l इज इक्वल टू y - y1/m इज इक्वल टू z - z1/n। किसी भी लाइन को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि इस लाइन का जो x1 y1 z1 होता है वो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर हो, है ना। हम जानते हैं किसी भी लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, 3D फॉर्म में, तो x1 y1 z1 होगा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है। और ये lmn क्या होगा? पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट, li + mj + nk। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो फॉर्म समझ में आएगा कि सबसे पहले इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो ध्यान देना, यहां पे x - x1 होना चाहिए, y - y1 होना चाहिए और z - z1 होना चाहिए। तो यहां तो x नहीं है, यहां तो 5x है, इसीलिए हम 5 कॉमन लिए हैं ताकि ये x - x1 का फॉर्म बन जाए। यहां से भी -7 कॉमन लिए हैं तो ये y - 2 का फॉर्म बन गया, मतलब y - y1 का फॉर्म बन गया। और यहां से 35 कॉमन लिए हैं तो z का मतलब z - 0 का फॉर्म बन गया। अब इसको जो हम लिखना चाह रहे हैं एकदम इसी फॉर्मेट पे, इसी फॉर्म पे, तो कैसे लिखेंगे इसको? हमको लिखना है x - x1/l, तो l की जगह 1/5 लिख दें, क्योंकि यही ना 5 1/5 जो है वही 5 ऊपर चला गया है यहां 5 के जगह पे, है ना। क्या इसको लिख सकते हैं? y - 2/-7 को अगर नीचे लिखना चाहें तो लिखेंगे ना -1/7, है ना। मतलब एकदम इसी फॉर्म पे लिख दिए हैं। z - z1/n इसको नीचे लिखना है। लाइन का जो मेन फॉर्म है ना उसी मेन फॉर्म पे लिखेंगे, तभी हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि इस फॉर्म में लिखने का मतलब ही होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि ये x1 y1 z1 ये लाइन का कोई पॉइंट होता है। मान लो लाइन का कोई पॉइंट है 5 2 0, और ये नीचे वाला फॉर्म क्या होता है? इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट होता है, 1/5i प्लस -1/7j प्लस 1/35k, है ना। पैरेलल वेक्टर का ये कंपोनेंट होता है। ये तो समझ में आ गया कि किसी भी लाइन को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो x1 y1 z1 वाला फॉर्म पॉइंट होता है और lmn होता है, डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं या वेक्टर का कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ऐसा वेक्टर जो इसी लाइन के पैरेलल हो, उसी का कंपोनेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ऐसे लाइंस का इक्वेशन बताइए वेक्टर फॉर्म में जो किस पॉइंट से पास कर रहा हो? ए पॉइंट से पास कर रहा हो, है ना। ऐसे लाइन का इक्वेशन बताइए जो ए पॉइंट से पास कर रहा हो एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल हो। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो? इसी लाइन का अगर पैरेलल होगा
ध्यान देना, अगर इसी लाइन के पैरेलल होगा तो अगर हम 3D के फॉर्म में तुमसे पूछे कि कैसे लिखेंगे तो तुम बोलोगे ना कि सर किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन, होता है कि नहीं? किसी भी लाइन का इक्वेशन तो यही होता है। और ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है? लाइन का कोई भी पॉइंट होता है। तो पॉइंट तो दिया हुआ है, पॉइंट पुट कर दो, x1 के जगह पे 1 पुट करो, y1 के जगह पे 2 पुट कर दो और z1 के जगह पे -1, तो माइनस माइनस +1। और ये lmn क्या पुट करेंगे? पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट होता है। जैसे यहां पे lmn क्या था? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट था। तो अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा लाइन का इक्वेशन बताइए जो a से तो पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो कभी भी दो लाइन पैरेलल होता है तो इसका एक वेक्टर अगर इसके पैरेलल है तो यही वेक्टर इस लाइन के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ये तीनों है तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो वही तीनों होगा, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर ये भी है। तो उसी पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो नीचे जो कंपोनेंट ये लिखा हुआ था वही ना वेक्टर था पैरेलल वेक्टर का। तो यहां पे भी तो ए के ही पैरेलल है ये वेक्टर, तो ए का ही कंपोनेंट नीचे लिखेंगे 1/5 -1/7 और 1/35। और वैसे भी तुम लोग याद रख सकते हो, कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो है नीचे वाला फॉर्म वो सेम ही होता है, सीधे याद कर सकते हो। लेकिन तुम लोग बोलोगे क्या कि सर ये तो 3D फॉर्म में आप लिखे हैं, इसको तो हमको लिखना था वेक्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, एकदम दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो इसी लाइन को हम लोग लिखते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, जहां पे a क्या होता है? a होता है पॉइंट, है ना। वेक्टर फॉर्म में कभी भी किसी लाइन को लिखते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, तो a क्या होता है? इसका कोई पॉइंट होता है। तो पॉइंट तो दिया हुआ है 1 2 -1, तो लिख दो 1i प्लस 2j, अब -1 है तो -1 के और प्लस लेमडा बी, और बी क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो यहां पैरेलल वेक्टर क्या दिया हुआ है? इस लाइन के पैरेलल लो या इस लाइन के पैरेलल लो, बात बराबर है, यही दिया हुआ है। तो यहां बी के जगह हम ए पुट करेंगे, क्योंकि यहां पे हम पैरेलल वेक्टर ए रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहां लिख देंगे 1/5i -1/7j प्लस 1/35k। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। देख लो। तो तुम लोग बोलोगे क्या कि सर इसमें तो हल्का अंतर दिखाई दे रहा है। वो अंतर कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हम इस फॉर्म में भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये दोनों फॉर्म सेम है, क्योंकि यहाँ पैरामेट्रिक कांस्टेंट जो है ना लेमडा है, और यहाँ पे तुम अगर एलसीएम लोगे तो फिर से ये इसी फॉर्म पे आ जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अभी समझाने के लिए तुम लोग को हम बता देते हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ना 35, तो 5 7 जा 35 7i, 7 5 जा 35 5j, और यहाँ 35 1 जा 35 1k। देख लो, लेमडा बाई 35 भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही ना होगा, लेमडा बाई 35 एनी अदर पैरामेट्रिक कांस्टेंट। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा बाई 35 को, ये जो लेमडा बाई 35 है, इसके जगह पे कोई दूसरा पैरामेट्रिक कांस्टेंट लिख दो, क्योंकि एनी पैरामेट्रिक कांस्टेंट बाय कांस्टेंट को एनी अदर पैरामेट्रिक कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख लो यही फॉर्म आया कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम सारा फॉर्म बता दिए, क्योंकि इसमें पूछ वैसे रहा था सिर्फ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म तो यही हो गया इक्वेशन, सीधा r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा भी होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जहां पे a क्या होता है? उस लाइन का कोई पॉइंट होता है। तो यहां a के जगह पे तो ये पॉइंट न रखेंगे 1i प्लस 2j माइनस 1k, और b के जगह क्या रखेंगे? पैरेलल वेक्टर रखते हैं। हम लोग फार्मूला तो पढ़े हुए हैं, फार्मूला तो पढ़ना जरूरी है ना। फार्मूला जो नहीं पढ़ा हुआ है, आगे हम फार्मूला अभी यहां पे भेज रहे हैं, उसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, देख लिया फॉर्मूला।
तो यहां ए क्या था, ए था पॉइंट और बी क्या था, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर है ये, जो लाइन इसके पैरेलल है वही लाइन इसके भी पैरेलल होगा, तो दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं बी की जगह पे। ठीक है, अब तुम इतना पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। पहले क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, क्या निकालना है, ध्यान देना, यही पी कोऑर्डिनेट निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए। ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किस पे, ऐसे लाइन पे जो बी और सी को ज्वाइन कर रहा हो, मतलब बी सी वाले लाइन पे अगर ए से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसी का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो कैसे बनाया जाए, एक काम करे, सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, बीसी का है ना, बीसी लाइन का इक्वेशन जरा बताओ तो क्या होगा। बीसी लाइंस का इक्वेशन, किसी भी लाइंस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का, x माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे y1 माइनस y2, तो y1 है यहाँ पे -1 और माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 अब बटे z1 माइनस z2, z1 माइनस माइनस प्लस z2। ठीक है, तो ये बीसी लाइंस का हम इक्वेशन निकाल लिए, x माइनस x1 अब बटे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 है ना, y माइनस माइनस प्लस हो गया है y1 अब बटे y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अब बटे z1 माइनस z2, तो z2 है यहाँ -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लिए बीसी लाइंस का। ठीक है, x बाई -2 y प्लस 1/2 और यहाँ z माइनस 3/4, यहाँ तक तो हो गया। मन है तो इसको हटा भी सकते हैं, फैक्टराइज है ना, -1 2 से हम सब में डिवाइड कर दीजिए, 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, 2 2 जा 4। ठीक है, डिवाइड नहीं भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करें, लाइंस का इक्वेशन तो निकाल लिए। अब लाइंस का कोई भी पॉइंट अगर तुमको मानना हो तो हम पहले भी बता चुके हैं थ्योरी में, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर तुमको मानना हो तो इज इक्वल टू कुछ पहले मान लो और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, और जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा लाइन का तुम कोई भी पॉइंट मान सकते हो। तो हम क्या किए, सबसे पहले बीसी लाइंस का इक्वेशन निकाल लिए, इज इक्वल टू के मान लिए। अब बताओ तो x बाई -1 इज इक्वल टू के है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 के से मल्टीप्लाई होगा माइनस के। ठीक उसी प्रकार y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो k, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k माइनस 1, और z माइनस 3 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2k, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2k। ठीक है, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो कभी भी लाइन का कोई भी पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस लाइन को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं आगे, है ना, इज इक्वल टू के मान लिए। अब x बाई -1 इज इक्वल टू के, तो x इज इक्वल टू -1, y प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू के, तो y इज इक्वल टू जो भी आएगा निकाल देना, और z माइनस 3/2 इज इक्वल टू के, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 2k, तो z बराबर 3 प्लस 2k जो अभी यहाँ पे निकाले। एक्स वाई जेड निकल गया, एक्स वाई जेड क्या क्या निकला है दोबारा बताओ, एक्स वाई जेड जो निकला है उसको हम पी पॉइंट मान सकते हैं, इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, याद रखना ये सब। तो पी पॉइंट हम लोग क्या मान लिए, x है -k, y है k-1,
और z है 3 + 2k, मान लीजिए AP पॉइंट। अब AP और BC तो आपस में है परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो तो तुमको ये K निकल जाएगा, और K निकल जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, P तो K के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, क्योंकि किसी भी लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं K मान के, तो हम XYZ जो भी निकला है उसको हम P पॉइंट मान लिए हैं। अब सबसे पहले AP वेक्टर बताओ, तो AP वेक्टर, AP वेक्टर का मतलब होता है ना P - A, AP का मतलब P - A, तो -K -1 I, ठीक है। AP का मतलब P - A, तो x1 - x2i प्लस y1 - y2j, तो इतना -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, K - 1 - 8, तो K - 9 हो जाएगा j, प्लस इतना माइनस इतना K, तो 3 + 2k में से -4 करेंगे तो जो भी आएगा वो लिख देंगे। देखना ध्यान से, तो इक्वल टू हम K मान लिए थे, जो भी XYZ आया उसको ये पॉइंट मान लिए, लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इसलिए ऐसा माने हैं। उसके बाद तुम लोग जानते हो AP का मतलब होता है P - A, मतलब P का x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट I, प्लस P का y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट J, और इसका z कोऑर्डिनेट माइनस इसका z कोऑर्डिनेट K। लिख दिए, AP का मतलब P - A होता है x1 - x2i प्लस y1 - y2j प्लस z1 - z2k, लिख दिए AP। अब BC का मतलब C - B, ठीक है, तो C - B भी कर सकते हो, नहीं तो BC का जो नीचे वाला फॉर्म है ना वो भी इसके पैरेलल वेक्टर ही होता है, तुम लोग वो भी ले सकते हो। BC का जो पैरेलल वेक्टर होता है, हम जानते हैं किसी भी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये नीचे का कंपोनेंट ही होता है, तो तुम कह सकते हो इसके पैरेलल वेक्टर हमको पहले से पता है, नहीं तो BC निकाल लो C - B करके। चलो तुम लोग BC ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तुम ये वेक्टर के रिस्पेक्ट में इसको बनाओगे परपेंडिकुलर, या BC के रिस्पेक्ट में इसको मानोगे परपेंडिकुलर, बात बराबर है, ठीक है। तो BC निकाल ही लो, तो C - B करो, तो 2 - 0 2i, BC का मतलब C - B, -3 माइनस प्लस, तो -3 + 1 तो हो जाएगा -2j, ठीक है, और इतना माइनस इतना करेंगे तो -4k, ठीक है। तो BC का मतलब C - B, 2 - 0i प्लस -3 -1j प्लस -1 - 3k, है ना, x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k, BC निकाल दिए। अब ये दो वेक्टर आपस में है परपेंडिकुलर, क्योंकि AP और BC जब भी रहेगा परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होता है। AP डॉट BC = 0। अब दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट, A1 है ना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 = 0। जब भी करते हैं दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × -k - 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k - 9 × -2 प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k - 1 × -4 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। तो AP डॉट BC दोनों का कर दिए हैं डॉट प्रोडक्ट, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 = 0। IJ के जो यहाँ पे है वेक्टर कंपोनेंट उसको छोड़ के, ये अंदर वाला k अलग है, इसको हम k मान लिए थे, ये अलग k है, और ये IJ के तो XYZ x इसका कंपोनेंट है जो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये दोनों मिक्स नहीं कर देना कि सर ये k ये भी k है ये भी k है, ये संजोग से हम k ही मान लिए हैं। तुम k की जगह r मानोगे तो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 = 0। A डॉट B का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई प्लस थर्ड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई = 0। अब इससे k का वैल्यू देखो तो कितना आया, -2k -2k प्लस 18 -8k प्लस 4 = 0। 8 तो 10 12 -12k 18 19 22
22 में से 2 चला गया तो 20, k इज इक्वल टू -20 बाई -12, 5/3। ठीक है, तो जो भी पॉइंट निकाले थे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। P क्या था, -k, k -1, 3 + 2k, -k मतलब -5/3, -5/3, k -1 मतलब 5/3 -1, और 3 + 2k, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3। देखो तो आंसर सेम आया कि नहीं, -5/3, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 3 जा 3, 3 × 3 9, 9 + 10 19 हो जाएगा। ठीक है, देख लो आंसर, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लो। कह रहा था इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हमको बताना है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से अगर हम इस पे एक बनाए हैं परपेंडिकुलर लाइंस, तो उस परपेंडिकुलर का फुट जो है, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है, उसका आप कोऑर्डिनेट बताइए। किस लाइन के ऊपर, जो लाइन BC से पास करता है, उस लाइन के ऊपर जो P आ रहा है, उस P का आप कोऑर्डिनेट बताइए। यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहला काम क्या किए हैं, BC का इक्वेशन निकाल लिए हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 बटे x1 - x2। x1 ये है, y1 z1, और ये x2 y2 z2 है। तो x - 0 बाई 0 - 2 बाई y - y1, तो -1 y1 क्या है, y - y1, y1 है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा, और y1 - y2 तो -1 + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू z - z1 मतलब z - 3 बाई z1 - z2, 3 +1। इसको सॉल्व किए हैं, जो भी आया है उसको लिख दिए हैं, इज इक्वल टू कुछ मान लिए हैं। संजोग से यहाँ हम k मान लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मान हो तो r s t कुछ दूसरा मान लेना, नहीं तो k से k में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा ही मान लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कुछ मान लेंगे, उसके बाद जो XYZ का वैल्यू आएगा उसको इस लाइन का कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, ये तो थ्योरी में हम बताए हुए हैं। तो XYZ का जो भी वैल्यू आया है उसको हम P मान लिए हैं। अब हम P मान लिए हैं तो हम जानते हैं कि AP और BC तो आपस में है परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब AP डॉट BC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो तो थ्योरी होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले AP वेक्टर निकाल दिए हैं। AP का मतलब P - A, तो P - A फर्स्ट माइनस फर्स्ट I प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड J प्लस थर्ड माइनस थर्ड K लिख दिए हैं AP। अब BC का मतलब C - B, तो 2 - 0 I माइनस 3 -1 J प्लस -1 - 3 K, जो भी आया है यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब AP और BC आपस में है परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0 किए हैं। K का वैल्यू आ गया, K का वैल्यू पुट कर दो तो P तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। इस P पॉइंट से हमको बताना है इस लाइन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट बताना है। किस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/2 इज इक्वल टू y - 3/-2 इज इक्वल टू z/-1। तो हम जानते हैं कि लाइन में जब भी ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो इसका पैरेलल वेक्टर होता है ना। इसको डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं इस लाइन का, या हम कह सकते हैं इस तीनों को पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट, I J K का तीनों कंपोनेंट है। मतलब इसका पैरेलल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसको पैरेलल वेक्टर को लिख सकते हैं 2I - 2J - 1K। ये हो गया इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो हमको बताना है यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फिर से बताओ, किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसको कैसे हम मान सकते हैं। हम बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो तो तुम कुछ इस टाइप से मान सकते हो, इज इक्वल टू, इस बार R मान लेते हैं, K नहीं मानते हैं। ठीक, इस बार R मान लिए। तो बताओ तो किसी लाइन इज इक्वल टू अगर R मान लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा,
x प्लस 1/2 इजक्वल टू आर, तो x इजक्वल टू कितना हो जाएगा, x इजक्वल टू हो जाएगा 2r माइनस 1। y माइनस 3/-2 इजक्वल टू r, तो y माइनस 3 इजक्वल टू -2r, तो y इजक्वल टू 3 - 2r। और z/-1 इजक्वल टू r, तो z इजक्वल टू -r। निकाल लिए x y z का वैल्यू, ठीक है। x y z का वैल्यू जो निकाले हैं वो कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं इस लाइन का, तो हम a मान लिए, ये तीनों जो भी कोऑर्डिनेट आया है x y z का, को लाइन का हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इक्वल टू r या कुछ मान के, जो भी x y z का वैल्यू आया वो इस लाइन का कोई भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। तो यही तीनों कोऑर्डिनेट हो गया, 2r - 1, 3 - 2r और माइनस, ये a पॉइंट आ गया। फिर से वही करो, PA और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब हम कह सकते हैं PA डॉट A इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर तो A ही है, तो जब A इसके पैरेलल है तो इस पे तो होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब PA परपेंडिकुलर टू A, इसका मतलब PA डॉट A इक्वल टू 0, वही काम कर रहे हैं। अब बताओ तो PA बराबर क्या हो गया, वेक्टर PA का मतलब होता है ना A माइनस P, PA का मतलब A का कंपोनेंट माइनस P का कंपोनेंट, सामने सामने वाला, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो A कंपोनेंट आ गया है A का, है ना। PA का मतलब A माइनस P, तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r - 1 करेंगे तो 2r - 2i आ जाएगा, सेकेंड माइनस सेकेंड करेंगे तो 3 - 2r में से -2 करेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 - 2r हो जाएगा J, प्लस थर्ड माइनस थर्ड करेंगे तो -r और माइनस माइनस प्लस 3k, ये हो गया PA। हाँ, देख लो बढ़िया से, ठीक है। PA का मतलब A माइनस P, फर्स्ट माइनस फर्स्ट I, प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड J, प्लस थर्ड कंपोनेंट माइनस थर्ड K, लिख दिए हैं जो भी आएगा। और डॉट A क्या था, 2i - 2j माइनस K इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो वेक्टर का जब भी करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं a1 b1 और प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 b1 मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई दिस फॉर्म प्लस 1 माइनस, है ना, सेकेंड माइनस मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस थर्ड मल्टीप्लाई थर्ड, बस इसका कंपोनेंट लेना है, आई जे का जो कंपोनेंट है ना वही उसी का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाता है ना, और आई डॉट जे आई डॉट के वो सब तो 0 होता है, इसीलिए हम बताए हुए हैं इसको सीधे ही याद कर लेना है। जब भी होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो आई वाले से आई वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आई को नहीं लिखते हैं क्योंकि आई स्क्वायर तो 1 होता है, फिर सेकेंड वाले को से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे वाले से और के को के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और के नहीं लिखते हैं क्योंकि के स्क्वायर तो 0, सॉरी के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो सीधा याद रखना है, कंपोनेंट को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाले को आई वाले से, प्लस जे वाले को जे वाले से, अब प्लस के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, और आई जे के नहीं लिखते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिया हुआ था पहले से। अब इसे r निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4r - 4, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 4r, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो r -3, कितना हो गया, तीनों को सम करो, 4 + 4 + 1 9r इज इक्वल टू 4 2 6 6 3 9, -9 उधर जाएगा तो +9, तो r इज इक्वल टू 9/9, है ना, 1 आ गया, r का वैल्यू आ गया 1, तो r का वैल्यू पुट कर दो तो a तुम्हारा, r का वैल्यू यहां पुट कर दो तो 2 × 1 2 - 1, यहां भी r इक्वल टू 1 पुट कर दो, और यहां r इक्वल टू 1 पुट कर दो, कितना आ गया देखो तो, 2 - 1 1, 3 - 2 1 और -1 1 1 -1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, है ना,
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम ए माने हुए हैं तो ए का वैल्यू आ गया, आंसर यहाँ लिखा हुआ है। वो क्यू मान के बनाया था इसलिए आंसर दिया हुआ क्यू के फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया। और क्या पूछ रहा था इसमें, देखो मेन है ना इसमें फॉर्मूला सब है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना समझ में आएगा कि ए डॉट बी कैसे किए हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। सो वैसे पहले से जानते होगे तुम लोग फॉर्मूला, तो जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। ए निकल गया। अब क्या निकालना था, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द गिवन लाइंस। P का जो इमेज बन रहा है उस इमेज का भी हमको कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये तो आसान है, अभी बता रहे हैं। तो इसको यहां रख देते हैं, बस आंसर को हटा दें, आंसर का अब काम नहीं है, आंसर देख लिए होगे पहले तुम लोग। चलो इमेज कैसे निकाला जाए, हाँ इस P का इमेज बताना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इमेज का मतलब पहले क्या होता है, याद रखना इमेज वाला क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो P दिया हुआ था 1 2 -3, और इमेज हमेशा जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे बनाएंगे। मान लो P का इमेज है P डैश पे, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे परपेंडिकुलरली, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। और ये पॉइंट A था और A पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, A का वैल्यू था, कोऑर्डिनेट था 1 1 -1। तो P डैश को मान ले कुछ देर के लिए x y z। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट का जब इमेज निकालते हैं, कभी भी किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो जितना ऊपर होगा उतना ही उस लाइन को नीचे बढ़ा देना है, और वो लाइन होना चाहिए परपेंडिकुलर लाइंस। वो तो पहले से दिया हुआ था ये लाइन से परपेंडिकुलर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस नीचे। अब इसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम तो जानते हैं P और P डैश का ये मिड पॉइंट है, क्योंकि जितना ऊपर डिस्टेंस उतना ही नीचे डिस्टेंस आगे बढ़ाए हैं, इसका मतलब P और P डैश का A मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 इजक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस, यहां लिख लेते हैं चलो, y1 प्लस y2 बाई 2 इजक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, और z1 प्लस z2 बाई 2 इजक्वल टू इसका z कोऑर्डिनेट। हम लोग कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 बाई 2 इजक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 बाई 2 इजक्वल टू y कोऑर्डिनेट, z1 प्लस z2 बाई 2 बाई इजक्वल टू z कोऑर्डिनेट, है ना। अब इससे x कितना आ गया, अब मन में ही कर लो ना, 2 उधर जाएगा तो 2 × 1 2, अब +1 उधर जाएगा तो -1, x इजक्वल टू 1 आ गया। यहां से देख लो y प्लस 2 इजक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2, तो y इजक्वल टू 2 - 2 0 आ गया सर, और z -3 इजक्वल टू आ गया -2, तो z इजक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3, 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, x y z निकल गया। क्या क्या आया, x आया 1, y आ गया 0 और z आ गया 1। यही आंसर हो गया तुम्हारा। तो एक आंसर ए निकालना था और एक तुमको इसका इमेज निकालना था, तो इमेज आ गया 1 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अब इस दो लाइंस के बीच का हमको एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि देखो इसको जल्दी बनाओ, थ्योरी पता है तो तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दो लाइंस के बीच का एंगल, तो जो लाइन दिया हुआ है ध्यान देना, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, x - x1/l इजक्वल टू y - y1/m इजक्वल टू z - z1/n। यहाँ पे भी x - x1/l, अब इसको माइनस हम कह सकते हैं x - -1, x - x1/l हम कह सकते हैं, y - y1/m इजक्वल टू z - z1/n। तो एकदम लाइन के फॉर्म पे दिया हुआ है, x - -1/-3 +1 को हम कह सकते हैं ना x - -1/-3, y1 यहाँ 2 है बाई m और z - z1/n। तो जब भी लाइन डायरेक्ट इसी फॉर्म पे दिया हुआ हो, ये ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं बार बार, क्योंकि क्या होता है इसमें दिक्कत, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहां x के जगह पे 2x रहेगा, तब हम क्या करेंगे, पहले x के फॉर्म में लाएंगे, 2 कॉमन लेंगे जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे, और 2 को नीचे कर देंगे -3/2 हो जाएगा। इसका मतलब लाइन हमेशा एकदम इसी फॉर्म पे होना चाहिए। इसी फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, बाकी कुछ रहे उससे कोई खास दिक्कत नहीं होगा। यहां जो एक्स वाई जेड है ना, उसका कॉफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 3 हो गया तो तुमको 3 से ऊपर और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा और इस 3 को हटाना पड़ेगा और इस लाइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
उसके बाद जो नीचे वाला फॉर्म बचता है वही इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। तो सीधे बताओ ना, चलो ये सब तो हम कॉन्सेप्ट का बात किए हैं, सीधे बताओ, ये सीधे है x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन का फॉर्म, ये भी उसी फॉर्म में है। तो कभी भी लाइन सिंपल फॉर्म में होता है तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट। तो a का कंपोनेंट क्या है, 2y प्लस 3j प्लस 4k, और ये जो सेकेंड लाइन है उस सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, नीचे वाला फॉर्म हमेशा पैरेलल वेक्टर होता है, या डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, बात बराबर है। तो सेकेंड लाइन का क्या दिया हुआ है पैरेलल वेक्टर, -3i प्लस 2j प्लस 0k। तो कभी भी दो लाइंस के बीच का एंगल पूछे तो हमेशा इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसके बीच का एंगल निकाल देना, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये दो जो पैरेलल वेक्टर है उसके बीच का एंगल निकाल दो, क्योंकि ये जो पैरेलल वेक्टर है 2, 3, 4 वाला कंपोनेंट वाला वो इसके पैरेलल कहलाता है, और ये -3, 2, 0 वाला जो पैरेलल वेक्टर होता है वो सेकेंड लाइंस के पैरेलल होता है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो दो उसके पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का जब भी एंगल पूछे तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब दो लाइन के बीच का एंगल निकालो या दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर चैप्टर में, डॉट प्रोडक्ट में। अब तुम ऐसे भी एंगल निकाल सकते हो और साइन थीटा से भी निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, लेकिन वो भारी पड़ जाता है। तो एंगल निकालने का तो बहुत तरीका है, हम लोग को सबसे आसान यही लगता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई मॉड बी। तो a और b के बीच का हम एंगल निकाल रहे हैं, a और b के बीच का एंगल निकालो या दो लाइंस के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है, क्योंकि a इस लाइन के पैरेलल है और b इस लाइन के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस, a के पैरेलल ये लाइन और b के पैरेलल ये लाइन, तो ए बी के बीच का एंगल निकालेंगे तो लाइन के बीच का एंगल वही होगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बना है, ए डॉट बी, इस दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 6, प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं बाई मॉड ए मॉड बी कैसे निकालते हैं, मॉड ए का मतलब रूट अंडर ए उसका प्लस बी उसका प्लस सी उसका वाला फॉर्म है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे। अब मॉड बी का मतलब रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि -6 + 6 तो 0 आ गया और 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, और सबको पता है cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, इसका मतलब बीच का एंगल 90। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी तुम लोग को डाउट है ना वो कमेंट में भी तुम लोग डाउट भेज सकते हो, फिर हम कल इसका आगे वाला वीडियो बना देंगे। अभी 3D में हम सुन रहे हैं तुम लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो जो भी दिक्कत हो रहा है ना वो कॉपी पेस्ट, चाहे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर जानते हो मेरा 7042737752 है ना, 7042737752। इस व्हाट्सअप नंबर पे तुम क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चाहे फोटो खींच के भेज सकते हो उसका। जो भी डाउट होगा हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।